आ रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, वर्ड पेज शो हो रहे हैं जी आपको? यस सर, हो रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च डिज़ाइन यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मिक्स मेथड भी हम खैर यूज़ कर लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है? रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, स्ट्रेटजी किस लिए बनाई जाती है? हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट्स के लिए होती है, जैसे हमने टीचिंग स्ट्रेटजी में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे भी वही बात है। अ रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। जो आपने डाटा ऑब्ज़र्व किया है उसकी बेस पे आपकी जो स्ट्रेटजी होती है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यानी अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, ये स्ट्रेटजी आपका रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो इस तरह का ये ग्राफ है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है पूरे इस चैप्टर के पैराडाइम के हवाले से। तो दोबारा भी आप देख लें कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में हिस्टोरिकल केस स्टडी, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिकल स्टडी, नैरेटिव एनालिसिस और फोकस ग्रुप आता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, एक एक्सपेरिमेंटल है और एक डिस्क्रिप्टिव है। एक्सपेरिमेंटल में जो है वो फैक्टोरियल और सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन आता है। ठीक है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में सर्वे, कोरिलेशनल और कॉजल कंपैरेटिव जो हैं ये आती हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो सिंगल वेरिएबल है, इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आते हैं, जबकि फैक्टोरियल में सिंपल और कम्प्लेक्स डिज़ाइन आते हैं। तो हम जो है पहले क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करते हैं और फिर इनको वन बाई वन सबको देखते जाएंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हमें क्या बताता है? हमने कल पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जितने भी होंगे ये सारे इंडक्टिव होते हैं। ठीक है जी, इसमें हम जो है कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को देखते हैं, नंबर्स पे फोकस नहीं करते, हम इसमें स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस टूल्स हैं वो यूज़ नहीं करते। क्वालिटेटिव डिज़ाइन आर लेस स्ट्रिक्टली डिफाइंड। दिस अप्रोच इज़ अबाउट गेनिंग अ रिच डिटेल अंडरस्टैंडिंग of a specific context or phenomena, and you can often be more creative and flexible in designing your research. अब इसमें कल भी हमने बात की थी कि ये हम डिज़ाइन रिसर्च जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये हम कब यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने कहा था जब हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है किसी प्रॉब्लम की, डीप अंडरस्टैंडिंग, तो हम फिर क्या करते हैं, यानी रिच डिटेल लेनी होती है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हिस्टोरिकल केस स्टडी, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिकल स्टडी, नैरेटिव एनालिसिस, फोकस ग्रुप। केस स्टडी और हिस्टोरिकल स्टडी के अलावा बाकी सारे हम पढ़ चुके हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के जो हिस्टोरिकल स्टडी है और केस स्टडी है। क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है ये दो तरह के होते हैं, ऊपर अभी हमने ग्राफ में भी देखा। एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है एक्सपेरिमेंटल। जो डिस्क्रिप्टिव है और एक्सपेरिमेंटल दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव में हम जो वेरिएबल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज, ट्रेंड्स ये देखते हैं। इसमें वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं करते। ठीक है, वेरिएबल्स आर मेजर्ड विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम। ठीक है, यानी विदाउट, आप लिख लें साथ, विदाउट मैनिपुलेशन। इनको हम मैनिपुलेट किए बगैर जो है क्या करते हैं, वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूज टू टेस्ट वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। वेरिएबल्स आर मेजर्ड, ये रिपीट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज, ट्रेंड्स स्टडी करते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं जी, हम मैनिपुलेट नहीं करते डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हम नहीं बात कर रहे, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। डिज़ाइन हमें बताता है कि आपने स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है। यूज़ टू टेस्ट वेदर वेरिएबल्स आर रिलेटेड,
तो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की सब टाइप है, तो इसमें हम कहते हैं कि दीज डिज़ाइन अलाउ यू टू टेस्ट काज एंड इफेक्ट रिलेशन, यूज टू टेस्ट कॉजल रिलेशनशिप, इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। मेजरिंग इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, हम उसका इफ़ेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मेजर करते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट्स के रैंडमली ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर बनते हैं। यूजुअली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी ये नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च इस तरह की कंडक्ट की जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव में मेन डिफरेंस क्या होगा? मेन डिफरेंस मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स है, इसमें हम करते हैं, उसमें हम नहीं करते। इसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने कल शुगर इंसुलिन की एग्जांपल ली थी, वही वाली जहन में रखें। जब इस तरह के आप काम करेंगे तब आपको क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनाना पड़ता है जब आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि एक पे आप असर देखते हैं, दूसरे पे नहीं देखते। ठीक हो गया जी। तो नॉर्मली जो है वो इसके अंदर कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनाए जाते हैं। अब ये दो डिज़ाइन थे हमारे क्वांटिटेटिव के। अब अगर हम क्वांटिटेटिव में उसी ग्राफ को दोबारा अगर आप देखें एक नज़र, तो अब देखें इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव है, इसमें एक्सपेरिमेंटल में फर्दर कैटेगरीज हैं, दो, फैक्टोरियल और सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो फैक्टोरियल में फर्दर दो हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल। सिंगल के अंदर फर्दर तीन है और डिस्क्रिप्टिव में भी फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। अब हम इन कैटेगरीज़ को जो इसके नीचे फॉल कर रही हैं उनको हम देखते हैं वन बाई वन। तो एक्सपेरिमेंटल में दो तरह के डिज़ाइन हैं, ठीक है, फैक्टोरियल डिज़ाइन और सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन किसको कहते हैं? जब आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हों, उसके इफ़ेक्ट देख रहे हों, ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, अगर दो या दो से ज़्यादा जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका इफ़ेक्ट सेम हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का इम्पैक्ट जो है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सेम हो, दो मेडिसिन दोनों मैदे के लिए जो है आप उनको रिसर्च कर रहे हैं और दोनों जो है वो मैदे को ठीक करने के लिए उनका असर दिखा रही हैं, तो 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 2 और मोर देन 2, इसको हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर। यानी जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इकट्ठे होकर सिमिलर टाइप का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट शो कर, इफ़ेक्ट कहते हैं किसी चीज़ को, इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? इफ़ेक्ट कहते हैं जो किसी चीज़ के असरात ना थोड़े ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है, और इम्पैक्ट्स जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इफ़ेक्ट यानी सडन है और जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो अब देखें, इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं कि 2, 3 या 4 मेडिसिन जो मैदे के लिए बनाई गई हैं उनका मैदे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसको हम ग्रुप फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल में है, ये मैं पूछूंगा आगे कहीं, मैंने आपको ये पढ़ाना है तो फिर उस वक्त मैं फैक्टोरियल का पूछूंगा आपसे। तो फैक्टोरियल में हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। अगर स्टडी के दौरान हमें पता चल जाए कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स इनका इफ़ेक्ट सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं जी? जी क्या कहते हैं? ग्रुप फैक्टर। यस, ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर जी। फैक्टोरियल डिज़ाइन इन्वॉल्व हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर फैक्टर इन अ स्टडी। फैक्टोरियल डिज़ाइन अलाउ रिसर्चर्स टू लुक एट हाउ मल्टीपल फैक्टर से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ इंडिपेंडेंटली आर टुगेदर। यानी इकट्ठे भी हम उनका असर देखेंगे और अलग अलग भी देखेंगे। 3 मेडिसिन है, उनका इकट्ठा असर भी देख रहे होंगे, अलग अलग भी। फैक्टोरियल डिज़ाइन है। तो इसमें इसकी 2 टाइप्स हैं। इट इंक्लूड सिंपल फैक्टोरियल एंड कम्प्लेक्स फैक्टोरियल, वन इन विच मोर देन वन वेरिएबल इज़ मैनिपुलेटेड एट द सेम टाइम, ठीक है। सिंपल के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो उनके असरात देख रहे होंगे, ठीक है। और जो कम्प्लेक्स है उसमें एट अ टाइम उनके सबके असरात जब हम देख रहे होंगे तो ये कम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिज़ाइन होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल
वेरिएबल डिज़ाइन, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा हमारा इंडिपेंडेंट, और आगे फिर हम उसका असर देखेंगे डिपेंडेंट के ऊपर। इट फोकसेस ऑन सिंगल वेरिएबल रादर देन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। इट फोकसेस ऑन इफेक्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल रादर देन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी ज़्यादा वेरिएबल्स के बजाय आप सिंगल वेरिएबल का असर जब देख रहे होते हैं। अब इसके फर्दर 3 डिज़ाइन है, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। हम कहते हैं ना कि लो लेवल है, मीडियम लेवल है, बड़ा हाई लेवल है। वो कमज़ोर सा स्कूल है, दरमियाने दर्जे का स्कूल है, अच्छे दर्जे का स्कूल है। ये मेडिसन तो बस गुजारे की हैं, ये ठीक हैं, इनका कोई हाल नहीं है, ये फजूल सी हैं, ये गुजारे की हैं, ये बहुत अच्छी हैं। हम 3 कैटेगरी बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है, अगर उसकी रिसर्च के अंदर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल किसको कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं, अब देखें जब एक स्टडी कंडक्ट की जाती है ना, उसमें जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना होता है ना, ये रिसर्चर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब एक रिसर्च हो रही होती है तो उसमें उसकी कोशिश ये होती है कि जिस चीज़ का असर वो देखना चाह रहा है ना, तो उसी का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट उसको स्टडी के अंदर मिले, कोई और चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए, ताकि उसके रिज़ल्ट ख़राब ना हो, कोई और उसको कल को वेरीफाई करे और उसकी थ्योरी रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल से क्या मुराद है कि वो किसी और वेरिएबल को असर करने से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। मैदे की मेडिसिन फ़र्ज़ करें, सर दर्द की कोई मेडिसिन यूज़ की जा रही है, तो रिसर्चर देख रहा है कि कोई नई दवाई बनाई गई है या कोई नया टीचिंग मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो ये देखेगा कि क्या इसका बच्चों की लर्निंग अचीवमेंट पे कोई असर है, बच्चों के इंटरेस्ट इससे ज़्यादा डेवलप होते हैं, या बच्चा जो है वो इससे अपना स्टडी टाइम बढ़ा देता है। फ़र्ज़ करें कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो अब उसके लिए वो क्या करता है कि जो नया मेथड या जो मेडिसिन आई है उसको जब अप्लाई करेगा ना, तो कोशिश करेगा कि ये ना हो कि पेशेंट कोई और मेडिसिन भी साथ खा रहा हो। अब साफ ज़ाहिर है कोई और मेडिसिन वो खा रहा हो तो उसका असर भी शामिल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कंट्रोल, कि बाकी वेरिएबल्स को यानी इंडिपेंडेंट के अलावा, उस एक मेडिसिन या उस एक मेथड के अलावा बाकी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में वैसे रखी जाएंगी जैसे हैं, बट ये है कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी जिससे रिज़ल्ट डिस्टर्ब हो, यानी रिज़ल्ट हमारे कमज़ोर या बेहतर हों, वो यूज़ नहीं की जाएगी। इसको कहते हैं कंट्रोल। तो प्री एक्सपेरिमेंटल में कोई कंट्रोल नहीं होता। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रिसर्चर का अपनी स्टडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सच्ची वाला, सही वाला, असली कंट्रोल होता है। कोई वेरिएबल दाएं बाएं से उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में दरमियाने दर्जे का कंट्रोल होता है, ठीक है जी। आगे इसकी सब टाइप्स काफ़ी सारी हैं, मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्विकली, बट आई थिंक कि उनके बारे कभी पूछा नहीं गया। एक नज़र आप देख लीजिएगा, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट वो नहीं है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वेरी वीक कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स के ऊपर बहुत कमज़ोर कंट्रोल होगा। नो रैंडम असाइनमेंट। अब देखें रैंडम असाइनमेंट क्या चीज़ है, ये क्या भला होती है जी? हाँ जी स्कॉलर्स, आप में से मेजॉरिटी लोग एमफिल एजुकेशन करके आए हुए हैं। व्हाट इज़ रैंडम असाइनमेंट? किसी को नहीं पता? सर रैंडम एक जैसे हम क्लास में ऐसी किसी तरतीब के बगैर बच्चों को बीच से असाइनमेंट देते हैं। सर एक्चुअली दो जो ग्रुप्स हम बनाते हैं सर, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, उनको हम रैंडमली असाइन करते हैं कि सर कि कौन सा ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल होगा और कौन सा जो है वो कंट्रोल होगा। हम जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं या फिर उसमें, यानी उसके लिए कंट्रोल ग्रुप के लिए और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 2 ग्रुप हमें बनाने होते हैं। तो उसके लिए जैसे देखें ना, क्लास के 20 बच्चे, हम कहते हैं 10 बच्चे आप इधर हो जाओ, 10 इधर हो जाओ, ठीक है ना जी। ये जो बैठे हैं जैसे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 ऑड
सारे के सारे एक ग्रुप में रख देंगे, इवन सारे के सारे एक ग्रुप में रख देंगे, ये रैंडम असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, या बच्चों के नाम पूरा डाल देंगे, हर बच्चे का नाम होगा, आधी पर्चियाँ एक साइड पे कर लेंगे, आधी एक साइड पे, ये भी रैंडम असाइनमेंट हो जाएगी। तो जब हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो हम सैम्पल या बच्चे सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, रैंडमली करेंगे। ठीक है, यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, चेहरे देख के या बच्चों की जहानत देख के नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। तो इसके अंदर रैंडम असाइनमेंट भी नहीं होती क्योंकि इसमें कंट्रोल ही वीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है नो कंट्रोल ग्रुप। इसमें हम कंट्रोल ग्रुप ही नहीं बनाते। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट ही नहीं होती, कंट्रोल ग्रुप ही नहीं होता, और वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल भी बहुत वीक होता है। अब इसमें देखें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, लिटिल वीक कंट्रोल, यानी ये मुकम्मल तो नहीं होता और बिल्कुल वीक भी नहीं होता, बट ये है वीक होता है। ठीक है, इसमें भी हम जो है यानी आप समझ लें कि दरमियानी दर्जे का कंट्रोल होता है वेरिएबल, मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा, कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा, ऐसे समझ लें। रैंडम असाइनमेंट इसमें भी नहीं होती, बट हम इसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें मुकम्मल कंट्रोल होगा, कोई बाहर का वेरिएबल नहीं आएगा। इसमें हम सैम्पल रैंडमली सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग अलग बनाए जाएंगे और उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग की जाएगी। ठीक है, हम हमेशा याद रखिएगा जो ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ या यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन वन ग्रुप। वो हम किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर करते हैं। कंट्रोल बाकी सब कुछ सेम होगा, एक चीज़ का डिफरेंस होगा जो नई यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सादा अल्फाज में आपको ये चीज़ें आप तक डिलीवर करूँ। उम्मीद है कि हो रही होंगी। ऐसे ही है, समझ आ रही हैं बातें? जी सर, हो रही है। अच्छा, चले, शुक्र है, अल्लाह करे आती रहे जी समझ। ये इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। अगर आप में से कोई एमफिल के ख्वाहिशमंद हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत काम आएंगी चीज़ें। अच्छा, आप देखें प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इसकी फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, वन शॉर्ट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। जी जी हाफिज़ साहब क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी जो कमज़ोर वाला डिज़ाइन है हमारा एक्सपेरिमेंटल के अंदर, उसमें देखें वन शॉर्ट केस स्टडी है। इसके अंदर हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसमें हम बनाएंगे, उसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट हम देंगे। ठीक है, और इस पर पोस्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे, और जो उनकी यानी चेंज है वो या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, एक ही क्लास है फ़र्ज़ करें आपकी, तो वो उसका एक ही ग्रुप बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से पहले कोई टेस्ट नहीं लेते, प्री टेस्ट नहीं लेते। यानी देखें हम एक मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फ़र्ज़ करें इसको सादा कर लेता हूँ मैं। आप जो है वो बच्चे को पहले जो है वो जो बाज़ार का आटा होता है उसकी रोटी खिला रहे हैं, ठीक है, और दूध नहीं पी रहा आपका बच्चा फ़र्ज़ करें। तो अब आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि जी जो घर की रोटी है, देसी जो चक्की के आटे की रोटी, इससे देखते हैं क्या ये वेट गेन करता है बच्चा। ठीक है जी, अब आप जो है वो अपने जो 10 बच्चे हैं 12 बच्चे हैं उनको वो रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 1 महीने के बाद आप उनका वेट चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो है आप देखेंगे कि क्या तब्दीली आई है कि नहीं आई। इसको हम कहते हैं वन शॉट केस स्टडी। पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है, उस पे चीज़ अप्लाई कर दी जाती है और एंड पे टेस्ट ले लिया जाता है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी वही एक ही ग्रुप होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले प्री टेस्ट ले लेंगे और फिर यानी पहले भी वज़न कर लेंगे, खुराक खिलाने के बाद हफ्ता 10 दिन महीने के बाद फिर वज़न कर लेंगे। ठीक है, बॉडी का जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो पहले मेजर कर लेंगे, ठीक है, कि कितना चल रहा है नॉर्मल, शुगर लेवल कितना चल रहा है नॉर्मल। मेडिसिन यूज़ करते रहेंगे 1 हफ़्ता। हफ्ते के बाद दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा जो है अब हम उसका जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो चेक कर लेंगे।
दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इसको कहते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। अब इसका नाम बता रहा है कि एक वन ग्रुप यानी एक ही ग्रुप है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यानी इसी से प्री टेस्ट भी लिया जाएगा और पोस्ट टेस्ट भी लिया जाएगा। वन शॉट केस स्टडी है, कहते हैं एक ही शॉट है बस एंड पे। उसके बाद है स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। इसमें दो ग्रुप होते हैं। इट यूजेस टू ग्रुप्स, वन एक्सपेरिमेंटल एंड वन कंट्रोल। लेकिन जो दोनों ग्रुप्स के लिए हम प्री टेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ट्रीटमेंट हम देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ट्रीटमेंट वैसे भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जाती है, पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया जाता है और रिज़ल्ट इनके नोट किए जाते हैं। क्या मतलब है, दो ग्रुप आपने बना लिए, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। अब उसमें आपने प्री टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट आप दे देंगे एक ग्रुप को जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और उसके बाद आप टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट रिज़ल्ट कंपेयर कर लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमने कहा कि पुअर कंट्रोल होता है, वीक कंट्रोल है, रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, और इसके साथ साथ कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया जाता। ये देखें आपने, हम इन दोनों में हमने नहीं बनाया। अच्छा, स्टैटिक, इसमें हमने कहा वन शॉट ग्रुप एक ही बनेगा, उस पर आप जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसका रिज़ल्ट देख लेंगे कि कितनी तब्दीली आई है, ठीक है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन, एक ही ग्रुप होगा, पहले प्री टेस्ट लेंगे बाद में पोस्ट टेस्ट लेंगे, दोनों के टेस्ट के रिज़ल्ट कंपेयर कर लेंगे। स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन, दो ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटल में ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, टेस्ट ले लेंगे बाद में, पहले नहीं लिया, बाद में ले लेंगे, रिज़ल्ट कंपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब देखें ये इसके अंदर जो है फर्दर 3 कैटेगरीज़ हैं, नॉन इक्विवेलेंट, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। अब देखें हमने बात की है कि इसके अंदर हम जो है वो लिटिल वीक कंट्रोल होता है, यानी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है, ना होने के बराबर नहीं होता। नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन ग्रुप डिज़ाइन, ये क्या कहता है, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम बनाएंगे, बट हम रैंडम असाइनमेंट हमने कहा था कि इसके अंदर हम नहीं करते। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आप बना लेंगे, ठीक है। प्री टेस्ट इज़ अप्लाइड ऑन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप से प्री टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ट्रीटमेंट हम देंगे एक ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल को। पोस्ट टेस्ट फिर अगेन दोनों ग्रुप्स पे अप्लाई कर देंगे और रिज़ल्ट नोट कर लेंगे। क्लास में 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो एक मेथड से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले बच्चों को 10 बच्चों को पढ़ाया, दूसरों को नहीं पढ़ाया, पहले भी बच्चों का टेस्ट लिया दोनों ग्रुप्स का, बाद में भी टेस्ट लिया। ये नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है। नॉन इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की हुई है, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। प्री टेस्ट भी हम लेते हैं, पोस्ट टेस्ट भी लेते हैं। अच्छा, दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स के नाम बता रहे हैं आपको कि ये क्या भला है। नॉन इक्विवेलेंट में अगर इसको आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि इसमें हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ पोस्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे, प्री टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। नाम बता रहा है नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट ओनली, तो इसके अंदर हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट अप्लाई करके उनके रिज़ल्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। अब काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हमने 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। हमने क्या किया है, 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप को हमने जो है एक ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने से हमारे जो बच्चे हैं वो उनका जो लेवल है, यानी फटीग या इंटरेस्ट लूज़ कर जाना, ये इश्यूज़ आते हैं। अच्छा जी, सॉरी मैं चाय पी रहा हूँ साथ। अच्छा, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में हमने क्या कहा है, 2 ग्रुप हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट ए, यानी कोई मेथड ए उस पर अप्लाई करेंगे, और ग्रुप जो दूसरा होगा उस पर हम ट्रीटमेंट बी अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जिस पे पहले ए अप्लाई की थी अब उस पर बी अप्लाई कर देंगे, जिस पे पहले बी अप्लाई की थी उस पर हम
ए अप्लाई कर देंगे। जैसे वो क्रॉस नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला, वही वाला, ठीक है। फ़र्ज़ करें पहले नंबर 1 था तो उसको ट्रीटमेंट ग्रुप नंबर 1 ट्रीटमेंट नंबर ए, ग्रुप नंबर 2 ट्रीटमेंट बी, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 1 ट्रीटमेंट बी, ग्रुप नंबर 2 ट्रीटमेंट ए, ठीक है। इसको हम कहते हैं काउंटर सर इसमें फिर बैलेंस। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा सर? फिर इसमें नहीं, इसमें कंट्रोल ग्रुप तो कोई कंट्रोल भी की नहीं बात नहीं है, रहेगा। इसमें कंट्रोल नहीं है, दोनों पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं बना रहे। कंट्रोल ग्रुप में याद रखिएगा ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सर फिर इसमें कॉजल एक्सपेरिमेंट में तो हम बनाते हैं ना 2 ग्रुप, एक कंट्रोल बनाते हैं और एक दूसरा बनाते हैं फिर। जी सर इसमें एक्सपेरिमेंटल होगा ना? नहीं, एक्सपेरिमेंटल ही हैं दोनों पे ट्रीटमेंट हो रही है ना जी। काउंटर बैलेंस में आप देखें कि दोनों के ऊपर हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें लेकिन सर कंट्रोल कौन कॉजी सा है। एक्सपेरिमेंट की जो डेफिनेशन है, कॉजल एक्सपेरिमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें तो हमने एक कंट्रोल बनाना है ना, एक कंट्रोल रखना और एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल। ये डिज़ाइन है ना, उसके सब डिज़ाइन है ना, ये उसकी काउंटर बैलेंस उसकी टाइप है। इसमें हम कह रहे हैं कि हमने जो है वो कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाना, दोनों ग्रुप बनाएंगे, दोनों एक्सपेरिमेंटल होंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट हमने दोनों पे चेंज करके, इंटरचेंज करके अप्लाई करनी है। हाँ, ऐसे होता कि आप जो है यूँ करते, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, ये जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे होता कि एक ग्रुप हम कंट्रोल बना लेते, एक एक्सपेरिमेंटल, तो पहले एक्सपेरिमेंटल के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट अप्लाई करते, कंट्रोल पे ना करते, उनका रिज़ल्ट देख लेते। फिर बाद में यूँ होता कि जो पहले कंट्रोल था उसको एक्सपेरिमेंटल बना के उस पर हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करके उससे डाटा कलेक्ट कर लेते, और जो पहले एक्सपेरिमेंटल था उसको कंट्रोल कर लेते। फिर जो है पहले और बाद वाली परफॉर्मेंस को कंपेयर करते। ये हम करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर एक ही जो ग्रुप होगा, दोनों अलग अलग, 2 अलग ग्रुप होंगे, दोनों ही में हम ट्रीटमेंट सेम टाइम में अप्लाई कर रहे होंगे। इट इज़ सिंगल, अच्छा लास्ट वन है टाइम सीरीज़ डिज़ाइन। इट इज़ सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, 1 ग्रुप डिज़ाइन, एक ही ग्रुप डिज़ाइन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हम अप्लाई करते हैं रिपीटेडली ऑन 1 ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो मुख्तलिफ औकात में हम जो है एक ही ग्रुप के अंदर रिपीटेडली, यानी टाइम सीरीज़ में टाइम के लिहाज से हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, रिपीटेडली सेम जो है हमारे ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट बार बार अप्लाई की जाएगी और उसके रिज़ल्ट्स आपस में कंपेयर किए जाएंगे। तो ये 4 जो है वो सब कैटेगरीज़ हैं क्वाज़ाई की। नॉन इक्विवेलेंट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, नॉन रैंडमली 2 ग्रुप बनेंगे, उस पर हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट लेंगे, ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट ओनली, 2 ग्रुप बनाएंगे, रैंडमली नहीं होंगे, नॉन रैंडम होंगे। दोनों पे हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल, दोनों पे हम पोस्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पे होगी और उनके रिज़ल्ट कंपेयर कर लेंगे। काउंटर बैलेंस डिज़ाइन, 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ए ग्रुप पहले पे, ट्रीटमेंट बी ग्रुप दूसरे पे, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरे फेज़ में ट्रीटमेंट को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। फिर है टाइम सीरीज़ डिज़ाइन, एक ही ग्रुप बनेगा, सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन में एक ही ग्रुप होगा, उस ग्रुप से रिपीटेडली हम डाटा कलेक्ट करते रहेंगे, तो ये टाइम सीरीज़ डिज़ाइन है। लास्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट डिज़ाइन। ये सारा इनसे मिलता जुलता है। ये आपने जो पढ़े हैं ना, यहाँ पे हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, वहाँ पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। क्यों जी, कोई बता सकता है क्यों इसको हम इक्विवेलेंट कह रहे होंगे यहाँ पे? सर इसमें रैंडम वो होगी ना, इस वजह से। इसमें हमने नहीं सर, इसमें हमारे पास कंट्रोल जी कंप्लीट कंट्रोल। इसमें हमने चूँकि जो ग्रुप्स बनाने हैं वो रैंडमली बनाने हैं, इक्विवेलेंट इसलिए इसको कहा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड, बट अब ये सवाल आ सकता है, बट मोस्ट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, ठीक है। इसमें हम सैम्पल इज़ रैंडमली डिवाइडेड इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, देखें इसलिए मैं इसको इक्विवेलेंट कह रहे हैं। बात वही है उसमें और इसमें। वह नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में क्या डिफरेंस होगा उसमें, इसमें ग्रुप रैंडम होंगे, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। उसी तरह दो ग्रुप्स होंगे, बट
वो नॉन रैंडम थे, ये रैंडम है। ट्रीटमेंट अप्लाई होगी, ठीक है, प्री टेस्ट यानी पहले हम टेस्ट ले लेंगे ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई होगी, पोस्ट टेस्ट होगा और रिजल्ट कंपेयर हो जाएंगे। पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट डिज़ाइन। अब पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, ग्रुप इक्विवेलेंट क्यों कहा गया है, वो हमने कहा था कि पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन क्यों, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि जो ग्रुप्स हैं वो नॉन रेंडमली बनाए जाते हैं, इसलिए नॉन इक्विवेलेंट था। ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि रैंडम असाइनमेंट हो रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में देंगे, पहले टेस्ट नहीं लिया, बाद में टेस्ट लेके रिजल्ट कंपेयर कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी है इसकी, सब टाइप है जी। सर रिपीट कर दूं प्लीज एक बार। जी कौन रिपीट करेगा जी, क्विकली प्लीज़। मैंने कहा बेसिकली प्री टेस्ट होता है, वो टेस्ट कोई भी रिसर्च का वर्क स्टार्ट करने से पहले लिया जाता है, और जो पोस्ट होता है वो आखिर में लिया जाता है कि जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसका रिजल्ट जो है वो क्या शो होंगे और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो उसका मतलब बेसिकली हमें ये शो करके दिखाता है। और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड है डाटा, उसके इफेक्ट्स कितने होंगे। नहीं ये बात ठीक है। उनका क्वेश्चन था कि पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट डिज़ाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट डिज़ाइन को रिपीट कर दें, इसको बता दें ज़रा। नौशीन बताना चाहती हैं जी। मेरा बेबी डिस्टर्ब कर रहा है, फिर वॉइस में उसकी आएगी जी। सर ये प्री टेस्ट में ये होगा ना, प्री में अच्छा पहले चले मैं टेस्ट बता भी देता लेंगे, हूँ, चलें आसान सी बात है, नाम बता रहे हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। आपने ट्रीटमेंट कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना। मैं क्लासरूम के एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ इसलिए नहीं जा रहा ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए, ठीक है। आपने क्या किया, सर दर्द की कोई गोली ली, फ़र्ज़ करें रिसर्च की जा रही है कि सर दर्द की गोली का क्या असर पड़ता है, सर दर्द ठीक करने में कोई मेडिसिन नई दरियाफ्त हुई है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप 20 लोग हैं जो सर दर्द का शिकार हैं, उनको रैंडमली हम क्या करेंगे, रैंडमली उनके हम नंबर असाइन कर देंगे 1 से लेकर 20 तक। अब रैंडम असाइनमेंट का मतलब क्या है कि ताक एक साइड पे कर लेंगे, जुफ्त हमें नहीं पता किसका क्या नाम है, किसका किस लेवल का इशू है, ताक एक साइड पे, जुफ्त एक साइड पे, मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हम कहते हैं इसको रैंडम असाइनमेंट। अब हमने 2 ग्रुप बना लिए प्री टेस्ट, यानी हम उनके सर दर्द का लेवल देखें कितनी शिद्दत का उनको पेन हो रहा है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब हमने मेडिसिन उनको दे दी, मेडिसिन देने के बाद हम पोस्ट टेस्ट यानी उसके बाद हम उनके सर दर्द का लेवल देखेंगे कि अब उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है। ये मैंने आपको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और रैंडम असाइनमेंट समझाई है। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन यही कहता है कि आप पहले तो ग्रुप बनाएं 2 रैंडम असाइनमेंट से, फिर उनका क्या करें, दोनों से टेस्ट ले लें पहले, फिर उसके बाद आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कोई मेडिसिन जो आपकी थी वो अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद अब ये अप्लाई किस पे करेंगे, दोनों ग्रुप्स पे? नो सर, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पे सिर्फ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल पे हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे दोनों से, ठीक है, दोनों से टेस्ट ले लेंगे। हम देखेंगे फ़र्ज़ करें शुगर लेवल का था कोई मसला, कोई मेडिसिन, तो शुगर लेवल उनका भी देखेंगे जिनको मेडिसिन नहीं दी, और उनका भी देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वाला जिनको मेडिसिन दी है। तो उससे हमें रिज़ल्ट पता चल जाएंगे कि वाकई जो है डिफरेंस आया या नहीं आया। पोस्ट टेस्ट ओनली में हम क्या करते हैं, पहले जो टेस्ट हमने लिया था शुगर लेवल चेक किया हमने, इसमें वो नहीं करेंगे, या सर दर्द का लेवल वो बाद में हम सिर्फ देखेंगे और उनके रिजल्ट्स कंपेयर कर लेंगे। सर वैसे क्वेश्चन है सर जी, जो कंट्रोल ग्रुप होता है उससे टेस्ट ना भी लें तो क्या, जब हम उस पर तो कुछ अप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, उस पर टेस्ट क्यों लिया जाता है पहले या बाद में, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं कि इसका प्री टेस्ट में इसके कंट्रोल ग्रुप के ये रिज़ल्ट्स थे, एक्सपेरिमेंटल के ये हैं। उसके बाद हमने जब ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये तब्दीली आई, ठीक है, और उस पर कुछ ना अप्लाई करने के बाद क्या कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। तो नॉर्मली तब्दीली नहीं आती, अगर वेरिएबल आपके कंट्रोल रहें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। तो हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादा वैलिड हो जाते हैं
और जब आपका रिज़ल्ट वैलिड होता है, आपने एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ी थी, जितना आपका रिज़ल्ट वैलिड होता है आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो मेडिसिन भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि आप जो है उसके रिज़ल्ट देख चुके हैं। तो इसलिए ये जो है वो बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें ना दोनों ग्रुप शामिल हो जाते हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन में। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ above two designs. It helps to check whether the pre-test has any effect on the result. It randomly select 4 groups. इसमें 4 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप। प्री टेस्ट जो है एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल पे अप्लाई किया जाता है, यानी 4 ग्रुप हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल 2 कंट्रोल। उनमें से एक एक पे जो है वो प्री टेस्ट पहले टेस्ट लिया जाता है। ट्रीटमेंट दोनों एक्सपेरिमेंटल में दी जाती है, दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दी जाएगी। फिर पोस्ट टेस्ट चारों का लिया जाएगा और रिज़ल्ट आपस में कंपेयर करके देखे जाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ चेक की जाती है कि प्री टेस्ट का कितना इफ़ेक्ट है रिज़ल्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, 2 ग्रुप्स 2 डिज़ाइन इसके अंदर आते हैं, 4 हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल 2 कंट्रोल। प्री टेस्ट हम एक एक पे, दोनों में से एक एक पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट हमेशा आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल पे अप्लाई होती है, तो 2 एक्सपेरिमेंटल हैं, दोनों पे होगी। पोस्ट टेस्ट जो है वो चारों ग्रुप से लिया जाएगा और रिजल्ट्स कंपेयर किए जाएंगे। एंड लास्ट वन है मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद 1 कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, 3, 4 हो जाएंगे और कंट्रोल ग्रुप आपका सिर्फ एक जब होगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद 1 कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। जी, ये हमारा जो है वो यहाँ तक टॉपिक था। सर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर ज़्यादा ले सकते हैं ना सर? ले इस सकते हैं क्लास में साहब, हमने पढ़ी जब इसमें आपकी हम ज़्यादा हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप लें, क्योंकि हम जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जब मोर देन 1 बना रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा वैलिड और जनरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं हमारे रिज़ल्ट को। एक ग्रुप पे मुमकिन है कि रिज़ल्ट हम मेडिसिन के बेहतर आ रहे हों, मुमकिन है दूसरे पे ना आए, तीसरे पे ना आए। ठीक है, मुमकिन है सब पे आ जाएं। तो आप एक इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं। ये जो हमने पढ़े हैं ना, इसके अंदर हम सॉरी आपका जो सवाल है उसका जवाब है नो, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन, तो इसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम जो है वो एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, बट सेम वेरिएबल के इफेक्ट एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पे हम चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है ना, कभी सवाल ये नहीं पूछा गया, ये आ सकता है कि प्री, क्वाज़ाई और ट्रू ये क्या होते हैं। बहरहाल आपने एक दफ़ा देख लेना है, जैसे काउंटर बैलेंस डिज़ाइन, टाइम सीरीज़ डिज़ाइन है, इस तरह का मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। आसान है, बहुत मुमकिन है आ सकता है, बट कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, मैंने बड़े सादे अल्फाज में समझा दिया। आप देखें टाइप्स ऑफ रिसर्च या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च की 2 टाइप होती है। पहली टाइप होती है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी होती है रिसर्च बाय मेथड। ठीक है जी, रिसर्च बाय पर्पस क्या है? रिसर्च बाय पर्पस आपकी वो रिसर्च है कि आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं। मसलन आप थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं, आप उस जो डेवलप थ्योरी है उसको कहीं किसी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, उसके रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। आपको कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया है, सडन प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं। आप कोई नया एरिया, ठीक है, वो डेवलप करना चाहते हैं, या आप किसी एक चलते हुए प्रोसेस को इवेलुएट करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च बाय पर्पस होती है। ठीक है, और बाय मेथड क्या होगी? आप हिस्टोरिकल यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल, तो कोई एक मेथड आप यूज़ कर रहे होंगे किसी रिसर्च के अंदर, तो वो आपकी रिसर्च बाय मेथड कहलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बल्कि आता रहता है कि ये किस रिसर्च की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे बाय मेथड की भी और बाय पर्पस की भी। हम पहले लिख लेते हैं बाय पर्पस। ये वो पेज है जिससे आपका 1 या 2 नंबर का सवाल इंशाल्लाह ताला कन्फर्म है। ठीक है, रिसर्च बाय पर्पस। सर आप पेपर में था इनमें से कुछ क्वेश्चन? जी सर अब भी था पेपर में इनमें से क्वेश्चन सर, या एग्जामिनर में था या सर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के पेपर में था? लाजमी आता है, हर साल हर पेपर में जो है ये लाजमी एक सवाल इनसे आता है। बहुत ही आसान है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, बेसिक
इसको प्योर या फंडामेंटल रिसर्च, इनके अदर नेम्स भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। बेसिक रिसर्च, इसको प्योर या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। अब देखें इसके अंदर हम स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं जी, हमारा काम क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट। इस रिसर्च का काम क्या है जी, इस रिसर्च का स्पेसिफिक पर्पस है और वो पर्पस क्या है, थ्योरी डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं जी, बेसिक रिसर्च बोलते हैं। ये रिसर्च कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, और कंट्रोल इन्वायरमेंट कहाँ पे मेंटेन हो सकता है, यकीनन ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर मेंटेन हो सकता है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपर्ट रिसर्चर एजुकेशनिस्ट, ये जो है रिसर्च कंडक्ट करता है, और ये टाइट कंट्रोल में होती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, कंडक्टेड बाय रिसर्चर एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट। कहाँ पे होगी जी, ठीक है, एनिमल यूज्ड एज अ सैम्पल फॉर स्टडी। अब इसमें चूँकि जो है जितने भी आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं आपने, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ये सारी के सारे इसमें एनिमल्स को स्टडी किया गया। आपको पता है जब बिहेवियरिज्म रिसर्च की गई, स्टडी की गई, तो पैवलोव ने जो है वो डॉग को, इसी तरह जो है वाटसन ने रैट्स को यूज़ किया था, बट फिर वाटसन ने एक बच्चे को भी, एल्बर्ट के ऊपर भी क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई की थी। ठीक है, चूहे और उसको हैमर और उससे चूहे से। ठीक है जी, अब वो जो है उस पर बहुत तनकीद हुई थी बाद में कि ये बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। ठीक है, बहरहाल याद रखिएगा कि बेसिक रिसर्च कौन सी होती है, थ्योरी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ये कहाँ होती है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर होती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या एफर्ट करना पड़ती है। इसमें हाई कंट्रोल होता है किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, और इसके साथ साथ ये रिसर्च जो है वो रिसर्चर कंडक्ट करते हैं, एनिमल्स एक सैम्पल के तौर पर इसमें यूज़ होते हैं। अब रिसर्च यानी आपने कोई थ्योरी, कोई आइडिया डेवलप कर लिया बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च से, तो फिर आप क्या करते हैं, आप टेस्ट करते हैं उसको फील्ड में। एनिमल स्टडी किया गया, एनिमल्स को, ठीक है, और उसको आपने उससे जी के क्लासिकल कंडीशनिंग होती है जी, ठीक है, रिवार्ड या पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे स्किनर ने जो है वो उस पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लॉज ऑफ लर्निंग हमें दे दी। अब यही हम स्कूल में अप्लाई करेंगे। थॉर्नडाइक ने लैब के अंदर ये काम किया, हम इसको स्कूल लेवल पे अप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च या फील्ड रिसर्च। तीसरा इसका नाम होता है फंक्शनल रिसर्च। तीसरा इसका नाम क्या जी, फंक्शनल रिसर्च है। ठीक है जी, अच्छा अब देखें ये रिसर्च का कहाँ कंडक्ट होती है, इसका पर्पस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज। जो थ्योरीज ऊपर डेवलप हो चुकी हैं, अब उसको ये रिसर्च क्या करती है, अब उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके रिजल्ट्स देखने के लिए ये जो उसके इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स देखने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है। कहाँ होगी जी, कंडक्टेड इन फील्ड। वो लैब में हो रही थी, ये स्कूल के अंदर हो रही है। देयर इज़ अ लेस कंट्रोल ऑन वेरिएबल एंड कंडक्टेड बाय एजुकेशनिस्ट। क्योंकि हम एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम एजुकेशनिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गई, थ्योरी डेवलप हो गई और अप्लाई भी होगी। इसके बाद एक्शन रिसर्च। हमारी क्लासरूम के अंदर कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे जो है एब्सेंटिज़म आना शुरू हो जाती है, यानी गैर हाज़िरी। बच्चे जो है वो स्कूल आना छोड़ देते हैं, गैर हाज़िरियाँ करने लग जाते हैं। ठीक है जी, बच्चों के रिज़ल्ट सडनली एक स्कूल के डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो हेड बड़ा परेशान हो जाता है, स्कूल स्टाफ बड़ा परेशान है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्या मसला हो गया अचानक से। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए फिर क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये जो हमारे इमीडिएट लोकल, ठीक है, लोकल लेवल यानी इससे मुराद छोटे लेवल के, स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सलूशन के लिए हम एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं।
हम आप मसलन इंटरव्यूज़ लेंगे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ आ रही है जी? यस सर आ रही है। अच्छा, इसको हम जो है क्लासरूम या साइक्लिकल, ये पेपर में आ चुका है, साइक्लिकल रिसर्च कंडक्टेड टू रिजॉल्व इमीडिएट लोकल और क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ये कहाँ पे होती है? क्लासरूम के अंदर होती है। इसके अंदर कंट्रोल बहुत ना होने के करीब होता है, बहुत लो लेवल का होता है। कौन कंडक्ट करता है? टीचर। इसमें सैम्पल कौन होते हैं? हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है जी। और इसमें इमीडिएट इसकी एप्लीकेशन होती है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। सेंट्रलाइजेशन इसका मतलब फोकस होता है चंद लोगों के हाथ में। रिसर्च के जो रिसर्च प्रोसेस है ना, वो जो रिसर्चर कर रहा है बस उसी को पता है सब कुछ का। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ये होती है कि 3-4 लोगों को उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स का पता है, जो रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व किसी हद तक हैं या नहीं है, उनकी भी अप्रोच है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। इसकी क्वालिटी पुअर होती है और ये नॉन एप्लीकेबल होता है, यानी ये लेस जनरलाइजेबल है, ठीक है। क्योंकि हम ये देखें ना, एक स्कूल के फ़र्ज़ करें बच्चे गैर हाज़िर होना शुरू हो जाते हैं, मुमकिन है वहाँ पे कोई टीचर जो है वो बच्चों को फिज़िकल पनिश कर रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहा है। दूसरे स्कूल में ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि ये पुअर क्वालिटी है, लो एप्लीकेबिलिटी है, दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हो सकती। मुमकिन है वहाँ पे सैलाब आने की वजह से वालिदैन बेरोज़गार हो गए हैं और वो बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी पे साथ ले जाते हैं, मुमकिन है दूसरे स्कूल का ये प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इमीडिएट एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, पुअर इसकी क्वालिटी है, नॉन एप्लीकेबल होता है, ये साइक्लिकल है। क्योंकि एक प्रॉब्लम का आज एक मसला आया ना जी, उसका सलूशन आज हमने देखा तो कोई और था, अगले साल वही प्रॉब्लम आया, बच्चे एब्सेंट होना, उसका मुमकिन है कि प्रॉब्लम वही हो, कोई और हो। तो इसलिए ये फाइनल नहीं होती, ये रिपीट होती रहती है। इसलिए हम इसको क्लासरूम रिसर्च या साइक्लिकल रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च। अच्छा, आप देखें बाज़ औक़ात जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है ना, आपको एक मज़े की बात बताऊं, जितनी भी हमारी इन्वेंशन हुई है ना, जितनी तरह की हमारी इन्वेंशन हुई हैं, ये कैसे हुई हैं? ये सडन हुई हैं। कैसे हुई हैं जी? सडन हुई हैं। मिसाल मैं देता हूँ, आपने अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना हुआ है? अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना है? नोबल प्राइज़ जानते हैं? नोबल प्राइज़ क्या होता है? नोबल प्राइज़ जानते हैं आप लोग? नोबल प्राइज़ क्या होता है, किसी को पता है? जो किसी को सर इजाद करे, कोई किसी इजाद पे जो इनाम दिया जाता है, डिस्कवरी चीज होती है तो डिस्कवरी पे वो नोबल प्राइज़ होता है, ठीक है। ये नोबल प्राइज़ की स्टोरी आपको चले मैं थोड़ी सी 2 मिनट में 3 मिनट में सुना देता हूँ। अल्फ्रेड नोबल ये स्वीडन का, जहाँ पे कुरान की बेहुरमती की गई है, अल्लाह ताला लानत करें उसको सपोर्ट करने वाले पे और उस शख्स पे जिसने कुरान की तौहीन की है, तो वहाँ का रहने वाला था। इसका वालिद जो है ना, वो कानकुन था, पहाड़ खोदते हैं ना जो, वहाँ से मौदनियात पत्थर वगैरह ये काटते थे, मार्केट में बेचते थे, लोग घर बनाते थे। तो अल्फ्रेड नोबल जो है वालिद के साथ काम करता था। तो एक दिन जो है ना, उसने सोचा, वो साथ में स्कूल भी पढ़ता था, तो उसने मास्टर किया केमिस्ट्री के अंदर। एक दिन जो है उसने सोचा, उसने कहा कि क्यों ना कोई ऐसा फार्मूला इजाद किया जाए कि हम जो है, हमारी जो प्रोडक्शन है, यानी हम जो पत्थर काटते हैं, हाथों से इतनी मेहनत करते हैं, तो ये कोई शॉर्टकट मिल जाए हमें। उसने ना जो है लेबॉर्ट्री बनाई अपने ही घर, उसमें मुख्तलिफ़ केमिकल उसने जो है वो उनको कोशिश करता रहा, कोई ऐसी चीज़ हो जो फट जाए और पहाड़ फटे, वो पहाड़ गिरे और उसको हम उसमें छोटे छोटे पत्थर उठा के बेच दें। अच्छा, खैर वो काफ़ी अर्सा लगा रहा, ये मेहनत करता रहा, उसको कोई रिज़ल्ट ना मिला। एक दिन वो घर से बाहर चला जाता है, तो उसका भाई जो है ना वो घर होता है, तो उसकी लैब के अंदर धमाका होता है और उस धमाके में वो जो जिस रूम के अंदर लैब बनी होती है, स्ट्रक्चर सारा वो फट जाता है, उसके भाई की डेथ हो जाती है। वो वापस आता है, उसे परेशानी भी होती है कि भाई की डेथ हो गई और खुशी भी होती है कि उसका तजर्बा कामयाब हो गया।
उसने दोबारा लैब बनाई, कंट्रोल किया इन्वायरमेंट को कि अगर ब्लास्ट हो तो जो है वो नुकसान ना हो। सेम वही सारा फार्मूले वही उसने इस्तेमाल किए। ये बारूद जिसे हम कहते हैं ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? यूरेनियम इसमें यूज करते हैं ना? यूरेनियम नहीं होता इसके अंदर। इसको मेरे जहन से नाम इसका निकल गया। बहरहाल ये बारूद जो है उसने ईजाद किया था उसने। अब देखें मैं बात कर रहा था कि सडन होती हैं चीज़ें, अचानक से आती हैं, ठीक है। तो एक नया एरिया आ गया रिसर्च का। उसके बाद ये जो आपके एटम बम तक लोग पहुँचे हैं या मुख्तलिफ जो बम ब्लास्ट मिसाइल, ये सारे वहाँ से शुरू हुआ काम। अच्छा मैं इसकी स्टोरी चले मुकम्मल कर देता हूँ क्विकली। उसने जो है वो धमाके वहीं अपने कान जी सर केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग भी ऐसी कोई शेप उनकी मतलब उनके माइंड में आई थी तो? हाँ जी, मतलब वही मैं कह रहा सर हूँ केमिस्ट्री में नाम बेंजीन रिंग पढ़ते हैं। जी। अच्छा अब हुआ यूँ कि उसने वो ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, पहाड़ गिरते, वो बेचते। कुछ ही सालों के अंदर वो दुनिया स्वीडन के अमीर तरीन शख्स बन गए। तो फिर जो है उसने कहा कि मैं क्या सारी ज़िंदगी यही पत्थर बेचता रहूँगा। उसने अपना फार्मूला वो जो बारूद है वो बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने लेना शुरू कर दिया। उसके मनफी इस्तेमाल शुरू हो गए। लोगों के घरों में फेंकते, दुकानों पे फेंकते, जिससे दुश्मनी होती उसके ऊपर फेंकते, फट जाते, मर जाते। तो जो है उसको कातिल के नाम से जाने लगा, उसको अल्फ्रेड नोबल को। तो उसके एक और भाई की जब डेथ होती है तो ख़बरों अखबारों में कि जी वो जो कातिल शख्स है वो उसकी डेथ हो गई है। तो उसे जब वो सुर्खी मिलती है, अखबार जब वो पढ़ता है तो बड़ा परेशान होता है। तो उस पर वो डिसाइड करता है कि जो है ना, मैंने तो इस नीयत से ये काम नहीं किया था, मैंने तो किया था कि जी चले मेरी आसानी हो जाए, लोगों को आसानी हो जाए, लोगों को जल्दी पत्थर मिले। तो उसने कहा कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है तो वहाँ उनका अपना बैंक है, रॉयल बैंक है आई थिंक स्वीडन का। तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वहाँ फ्रीज़ करा दी। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद जो भी लोग जो है वो कोई इन्वेंशन करेंगे, तो उसने 5 एरियाज़ उस वक़्त बताया कि इन 5 एरियाज़ में लिटरेचर था, एक केमिस्ट्री था, फ़िज़िक्स था, मेडिसन था और चौथा कौन सा था, 5 एरियाज़ थे। छठा फिर इकनॉमिक्स 1969 में शामिल किया गया, 1968 में किया गया, 69 में पहला जो है वो। ये सवाल पेपर में कई दफ़ा आ चुका है कि इकनॉमिक्स को नोबल प्राइज़ में कब शामिल किया गया। पीस प्राइज़ था आई थिंक एक। तो ये 5 जो है वो थे नोबल प्राइज़ उसकी वजह से मिले। अब बात करने का मकसद क्या है कि वो अचानक से कोई नया एरिया आ जाता है। अब जैसे ये एरिया आया ना तो इस पर डिफरेंट रिसर्चर ने अपने रिसर्च शुरू कर दी। इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट रिसर्चर अंडरटेक टू इनोवेट एंड इंट्रोड्यूस न्यू एरियाज आर न्यू वेज टू इम्प्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो मौजूदा हमारा स्ट्रक्चर चीज़ें मौजूद हैं उनको हम कैसे, मसलन आपके पास एक एसी आया तो अब जो पुराना एसी किसी के घर में लगा हुआ है तो उसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो ज़्यादा है नए एसी की निस्बत। इस तरह फ्रीज़र फ्रिज हैं उनको आप देख लें, इसी तरह लैपटॉप आप देख लें। पुराने जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर एक कमरे के साइज़ का था, आज जो है मोबाइल आपका कंप्यूटर का काम कर रहा है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि कैसे एग्जिस्टिंग चीज़ों को इम्प्रूव आपने करना है। लास्ट में ना एवेल्यूएशन आपको पता है किसी प्रोसेस की जजमेंट होती है, ठीक है। एवेल्यूएशन रिसर्च is defined as form of discipline and systematic inquiry that is carried out to arrive an assessment or appraisal of an object, program, practice, activity or system with the purpose of providing information that will be of use in decision making। यानी ये किसी प्रोसेस की असेसमेंट होती है जो फर्दर डिसीजन मेकिंग, यानी कैसा चल रहा है कोई प्रोसेस, तो उसके लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको इवेल्यूएशन रिसर्च कहते हैं हम। एक कंपनी ने लैपटॉप बनाया तो अब वो ये देखना चाहती है कि इन लैपटॉप की जो वर्किंग है क्या इससे लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, ठीक है, ये सही काम कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो अच्छा है कि नहीं है, तो इस पे वो रिसर्च करते हैं, एवेल्यूएशन रिसर्च होगी। Evaluative research allows you to test a solution and collect valuable feedback that can help you to refine
एंड इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंसेस। तो लोगों के एक्सपीरियंसेस जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको बेहतर बनाने के लिए आप रिसर्च करते हैं कि आइंदा किस तरह का प्रोडक्ट आपने देना है। डिड द प्रोग्राम प्रोड्यूस इंटेंडेड आउटकम्स, ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद है रिसर्च बाय मेथड। ये छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, हिस्टोरिकल रिसर्च। ये अभी आज हम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर डिस्क्रिप्टिव से कल पढ़ेंगे। अब देखें बाय मेथड में हम हिस्टोरिकल की बात करें। हिस्टोरिकल किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च वो है जिसके अंदर हम पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या स्टडी करते हैं जी? पास्ट इवेंट। अच्छा, ये एक सवाल है आपसे कि पास्ट इवेंट तो हो चुका होता है, हर एक को पता होता है कि जी जंग बदर हुई, जंग सफ़वान हुई, जंग जमल, जंग सिफ़ैन हुई, हम क्यों फिर स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च क्यों करते हैं जी? सर उनकी रिसर्च जानने के लिए पर्पस रिसर्च के लिए सर। नहीं मतलब हो चुका है वो, तो हम क्यों करते हैं, क्या देखना चाहते हैं? पास में क्या सर ये वैलिडिटी चेक नहीं करते हैं सर, उसमें वैलिडिटी है कि नहीं है ये देखने के लिए। एग्जैक्टली, वैलिडिटी देखते हैं सर, जैसे रियलिटी जानने के लिए। रियलिटी सर एक कहावत है कि जो कौमें अपने पास्ट को भुला देती है फ्यूचर नहीं ढूंढ पाती। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसमें हम वैलिडिटी देखते हैं, एक ही जवाब है बस, ठीक है। वैलिडिटी में आप आगे फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम ये देखते हैं, ये तो मैंने कहा था सर ये वैलिडिटी चेक करते हैं। तो मैंने भी आपको ही कहा है कि वेल डन। अच्छा, अब देखें इसमें हम वैलिडिटी देखते हैं कैसे, क्या मतलब वैलिडिटी का? हम ये देखते हैं कि जो एक जैसे हमारे पास मुख्तलिफ रावी हैं, ठीक है, तो आप ना जिस भी फ़िक्र से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसको फॉलो करें किसको ना करें, बट जब भी आपके पास कोई कुरान और हदीस तो ऑथेंटिक है, उस पर तो शक करने की गुंजाइश हमें है ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कोई बात कहते हैं ना कि फ़लाँ सहाबी ने अहले बैत से फ़लाँ नबी की ये बात है, तो उससे हवाला मांगे, चाहे वो जितना बड़ा आपका आलिम है ना जी। जो एक अनयूजुअल बात, एक तो है यूजुअल बात, मसलन आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है जी, ठीक है जी, मियाँ बीवी के आपस में या वालिदैन के एहतराम, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। एक ऐसी चीज़ वो आपको बता रहा है जो आपकी कग्निशन या जहन जो है थोड़ा सा उस पर डगमगाता है, उससे फिर हवाला मांगे, और यकीन करें आपको हवाला नहीं मिलेगा। हमारे अंदर ये जो 72 तो हमने होना है, बट इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि हमारी स्टडी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जी असल स्टोरीज़ हैं क्या। अब मिसाल मैं देता हूँ, मौजूदा हुकूमत को आप देख लें, हमारी क्लास में बहुत से लोग ऐसे होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के खैर ख्वाह होंगे, कुछ नून लीग के होंगे, कुछ PDM के, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के और कुछ PTI के। अब फ़र्ज़ करें मैं किताब लिखता हूँ इमरान ख़ान के ऊपर, मैं फ़र्ज़ करें सपोज़ PTI का सपोर्टर हूँ, मैं आसिफ ज़रदारी पे लिखता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ, क्या मेरी किताब के अंदर मेरी बाइसनेस शामिल नहीं होगी? यकीनन होगी। तो हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी ओपिनियन साथ शामिल की होती हैं, वो डिस्टर्ब करती रही हैं अब तक हमें। जो फ़िरका दर फ़िरका वारियत में हम बढ़ रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी डिबेट की जाए उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है ना पास्ट इवेंट्स की, एक्सपेरिमेंट्स की, जो अब मौजूद नहीं है, ठीक है, या हैं तो बड़ी किसी हिडन फॉर्म के अंदर उनके कुछ एविडेंस मौजूद होंगे, ठीक है, उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। 3 तरह की रिसर्च हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। हिस्टोरिकल रिसर्च हमें बताती है व्हाट वाज, यानी पास्ट के बारे में बताती है कि क्या हुआ था। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बताती है प्रेजेंट के बारे में कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, वो बताती है फ्यूचर के बारे में, व्हाट विल बी। हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में, व्हाट वाज। डिस्क्रिप्टिव करंट फिनोमेना प्रेजेंट के बारे में, व्हाट इज़। और एक्सपेरिमेंटल व्हाट विल बी, फ्यूचर के बारे में। इन्वेस्टिगेट आर एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स, डेविएशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल आफ्टर एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट ट्रेंड्स, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। देखिए, हमने प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट ट्रेंड्स, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। मुस्तकबिल माजी में क्या था, उस माजी की बुनियाद पे आजकल लोग किस ट्रैक पे चल रहे हैं, मुस्तकबिल में ये लोग कहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जो है
हिस्टोरिकल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टेप्स। सबसे पहले हम इसमें कोई भी रिसर्च होगी, इसका पहला स्टेप तो प्रॉब्लम ही होगा हमेशा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद है डाटा कलेक्शन, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, याद रखिएगा। तो इसमें दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स वो होता है, बल्कि अब इसको आगे देखते हैं। उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस इसके अंदर क्वालिटेटिव होता है, और ये वाहिद रिसर्च है जिसके अंदर जो एनालिसिस है उसका दूसरा नाम क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसमें कौन सा एनालिसिस होता है? क्रिटिसिज्म। और ये दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं और रिपोर्ट लिखते हैं। प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद डाटा एनालिसिस, और उसके बाद कंक्लूजन और रिपोर्ट राइटिंग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद डाटा कलेक्शन, कि हमने उसके लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। प्राइमरी सोर्स, यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आई विटनेस है, आपसे को कहता है, आपसे को कहता है कि आप नईमुल्लाह फ़ारूकी को मिले हुए हैं, लाइव मिले हैं कभी, ठीक है जी, या आपने उनके सेशन लिए हैं, तो ये है। आपसे कोई पूछता है कि जी, आप कहते हैं कि जोन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी एकेडमी है, ठीक है, तो आपने अटेंड किए? जी हाँ, मैंने सर के लाइव लेक्चर लिए हैं, टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं। आप प्राइमरी सोर्स हैं। और जिस बंदे ने आपको रेफ़र किया था, यानी आप फ़र्ज़ करें आप किसी को रेफ़र करें, किसी अगले बंदे को, कि आप जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी ज्वाइन करें, वो आगे किसी और बंदे को रेफ़र कर रहा है, वो अगला तीसरा बंदा उस दूसरे से पूछता है कि आपने सेशन लिए? कहते हैं नहीं मैंने लिए तो नहीं है, मुझे इम्तियाज़ ने, अब्दुल समद ने, मुझे सना ने ये कहा था कि वो बहुत अच्छी एकेडमी। ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। आप स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर बैठ के बच्चों के स्पोर्ट्स को, कंपटीशन को खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये आप प्राइमरी सोर्स हैं, ठीक है। और आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको किसी ने आके बताया कि ऐसे ऐसे ग्राउंड के अंदर हुआ है, तो फिर आप किसी और को बता रहे होंगे जब, तो आप सेकेंडरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स आई विटनेस होता है, रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा आर पर्सनल रिकॉर्ड, यानी ये उसके अपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल होता है, डायरी में, ऑटोग्राफी में, एफिडेविट में। रेलिक्स, रेलिक्स कहते हैं जो पुराने वक्तों में, जैसे हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक देखते हैं, पुराने ज़माने की तलवार जो है कोई मौजूद होती है, वगैरह वगैरह। तो रेलिक्स कहते हैं रियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पिछले ज़माने के उस इवेंट में थे, जैसे टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, ये रेलिक है, ठीक है। ऑरल टेस्टिमनी, फॉक टेल्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। तो पिक्चर्स हैं, कोई मैकेनिकल ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, यानी ये उस बंदे की अपनी सोर्सेज हैं सारे के सारे, जिसने इसको खुद देखा था, तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये प्राइमरी सोर्स होगा। दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, ये आई विटनेस नहीं होता, इसने उसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं किया होता, बल्कि इसने उस बंदे से बात की होती है जिसने उसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व किया। जैसे आप किसी को रेफ़र करेंगे, वो आगे किसी को रेफ़र करेगा जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी, तो चूँकि उसने आपसे बात की, आप प्राइमरी सोर्स हैं। यानी सेकेंडरी सोर्स वो होता है जिसने डायरेक्ट तो ऑब्ज़र्व नहीं किया होता, बट इसने प्राइमरी सोर्स से बात की होती है। थर्ड स्टेप है डाटा एनालिसिस। अब इसमें एनालिसिस दो तरह से होता है, इसमें क्रिटिसिज्म होता है। पहला होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू, या इट इवेलुएट्स द, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इवेलुएट्स द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। वैलिडिटी किसको कहते हैं? एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस को, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि कोई लेटर आपको मिला, कोई ऑटोबायोग्राफी मिली, कोई ऑडियो टेप मिली, कोई वीडियो टेप मिली उस बंदे की, ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स था। तो अब आप ये देखेंगे क्या वाकई ये उसकी लिखाई है, वाकई ये उसी की ऑडियो, उसी की पिक्चर, उसी का डाटा है या नहीं है, ठीक है। यानी वैलिडिटी ऑफ डाटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द डाटा, इट इवेलुएट्स द ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ द डाटा to check whether the document or relic is real and original or counterfeit. Different tests can be used to check the originality, मसलन signature test है, spelling, handwriting वगैरह वगैरह। फिज़िकल केमिकल टेस्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं उसकी पिक्चर्स वगैरह को देखने के लिए, ठीक है जी। यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट, हमें कोई एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस वाकई वही हैं जो उस वक़्त, उस इंसिडेंट के वक़्त थे, ये वाकई वही हैं। तो ये होगी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल, अब देखें ना, मैं एक हिस्ट्री लिख रहा हूँ पाकिस्तान की, फ़र्ज़ करें ये 2022-23 साल की लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, तो एक 100 साल के बाद जो है ना, एक बंदा देखेगा मेरी ये किताब, ठीक है,
अब वो ये दो चीज़ें देखेगा। पहली चीज़ देखेगा कि ये वाकई नेमुल्लाह फ़ारूकी उस वक़्त ज़िंदा हयात थे, ठीक है, उसने ये ख़ुद लिखी, उसकी अपनी लिखी हुई है। ये होगी एक्सटर्नल, यानी वो मेरी बाहर की बातें चेक कर रहा है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, वैलिडिटी देख रहा है। अब है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल में वो ये देखेगा कि मेरे जहन ने जो बातें ये प्रोड्यूस की हैं इनके अंदर कोई बायसनेस तो नहीं शामिल थी। ये बहुत मुश्किल होती है ये रिसर्च क्वालिटेटिव। इट इवेलुएट्स द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, इट इज़ कंसर्न्ड विद द इंटरनल वर्थ ऑफ द कंटेंट, ऑल्दो द डॉक्यूमेंट में बी जेन्युइन। मेरा लिखा हुआ किताब वाकई वही होगी जो मैंने लिखी होगी, बट डू दे रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर। क्या मैंने मौजूदा सियासी सूरत हाल की सही पिक्चर अपनी किताब के अंदर शामिल की थी, या मैंने किसी एक ग्रुप सियासी पार्टी की तरफ झुकाव अख्तियार किया था। वेदर द आथर वाज अनबाइस्ड, कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, हैविंग नो फेयर और प्रेशर, हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट वाज रिकॉर्डेड, कितने अरसे के बाद ये इवेंट मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं और रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है जी। कंक्लूजन हम क्रिटिसिज्म की बेस पे करते हैं, ठीक है जी। कंक्लूजन इसमें क्रिटिसिज्म की बेस पे हम करते हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इसमें हिस्टोरिकल, बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल एंड लीगल रिसर्च। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? किताबों के हवाले से, रिटन मटेरियल के हवाले से, जर्नल, रिसर्च पेपर, बुक्स, इनके हवाले से जो रिसर्च होती है, यानी किताब जो पहले लिखी जा चुकी है उन पे रिसर्च करना। इट इज़ स्टडी ऑफ ओल्ड बुक्स, पब्लिश मटेरियल, आर्टिकल्स एंड रिसर्च जर्नल्स। बायोग्राफी, बायो लाइफ को कहते हैं, बिब्लियो बुक को कहते हैं, टेक्स्ट को कहते हैं। तो बायोग्राफिकल में जो लिखने वाले हैं ना, लिखारी, उनकी या किसी और शख्स, किसी सियासी मजहबी रहनुमा की जो शख्सियत है, उनका लाइफस्टाइल है और उसका सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है। अब वर्ड इफ़ेक्ट नहीं यूज़ हुआ, इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो क़यामत की सुबह तक रहेगा, ठीक है। और इफ़ेक्ट क्या होता है? जोन ऑफ एजुकेशन का इफ़ेक्ट है। जितने तक मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो कोई जानेगा ही नहीं कि कौन जोन ऑफ एजुकेशन, कौन नहीं मुल्ला फ़ारूकी। तो इफ़ेक्ट थोड़े देर के लिए होते हैं। लास्ट है लीगल रिसर्च। किसी इदारे की, किसी गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स की, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की, या उनके किसी कानून के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो हम स्टडी करते हैं, इसको लीगल रिसर्च कहते हैं, ठीक है जी। मसलन आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 25A का क्या इम्पैक्ट है, तो ये आपका जो है क्या इम्पैक्ट रहा है 2010 से लेकर 2020 तक।